नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपल अग्रवाल, नियासी हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट आप सभी का स्वागत करती हूँ एम्पावर्ड वुमेन सीरीज में, जिसमें हम बातचीत करते हैं समाज में अपने दम पर कुछ कर गुजरने वाली महिलाओं के बारे में और जानते हैं उनके जीवन की कुछ अनकही झलकियां। आज ऐसी ही हस्ती हमारे सामने मौजूद है डॉक्टर रिंकी पाठक जी, जो कि बलिया यूपी की रहने वाली हैं तथा हिंदी साहित्य के जगत में एक जाना माना नाम है। आपको हिंदी साहित्य की सेवा हेतु अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जैसे राजभाषा सम्मान, कलमवीर सम्मान, श्रीमती सुमित्रा देवी अवस्थी युवा रचनाकार सम्मान और एम्पावर्ड वुमेन सम्मान। रिंकी जी, आपका स्वागत है आपका एम्पावर्ड वुमेन सीरीज में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप अपने जीवन के बारे में हमें कुछ बताइए, किस तरह से हिंदी साहित्य की तरफ आपका रुझान हुआ और कैसे आपको लगा कि हमें हिंदी साहित्य की सेवा करनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर जिले जो बलिया है जिसका नाम, और वो यूपी का सबसे पिछड़ा जिला है, वहाँ के एक छोटे से गांव सहतवार से आती हूँ मैं। और मेरा बचपन बहुत ही एक मध्यवर्गीय परिवार में गुजरा है। मेरे पिता एक बहुत ही साधारण से व्यक्ति थे और उन्होंने मुझे पढ़ाई करवाई। बीए के दौरान मेरे पिता मुझे छोड़ के चले गए। उसके बाद से बहुत समस्याएं आने लगी, तो मैंने एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चालू किया। वहाँ पे सीबीएसई के बच्चों को मैं 9th-10th को अंग्रेजी पढ़ा। वहाँ पढ़ाते ही वहाँ के एक प्रिंसिपल थे, उन्होंने मुझे कहा कि तुम बीए एमए करना चाहती हो अंग्रेजी साहित्य से, तो उसके लिए तुम कितना इंतजार करोगी। अपने यहाँ अंग्रेजी साहित्य से एमए नहीं है, तो तुम्हारे पास जो अन्य 2 उपलब्ध विषय हैं उन विषयों से एमए कर लो। फिर मैंने सोचा कि मनोविज्ञान या हिंदी में से किसी एक को चुनूं, तो मैंने हिंदी को चुना। हिंदी को मैंने एक वैकल्पिक विषय के तौर पे चुना था, वो मेरा अपना विषय नहीं था, लेकिन चूंकि परिस्थितियां ऐसी थी, हमारे यहाँ अंग्रेजी साहित्य नहीं था, तो मैंने इस तरह से अपने स्नातकोत्तर में हिंदी को चुना और फिर मैं हिंदी में इस तरह से आई। तो हिंदी में मेरा आना एक तरीके से अचानक से हुआ, लेकिन हाँ ये है कि उसके बाद से मैं हिंदी की होके रह गई और मैंने हिंदी से फिर बाद में स्नातकोत्तर करने के बाद नेट किया, जेआरएफ किया, फिर सीनियर रिसर्च फेलोशिप में पीएचडी भी हिंदी से की। आपकी लेखन की शुरुआत कब और कैसे हुई? क्या कोई विशेष घटना जो आपकी प्रेरणा स्रोत रही हो लेखनी के बारे में? जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे पिता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत थे और वो बहुत सारी कहानियां या कविताएं सुनाया करते थे। उनकी वाणी में बहुत ओज था और उदात था। मैं उन चीज़ों से इतनी प्रभावित थी कि बचपन से ही मुझे ऐसा लगता था कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए। उनकी जो कविताएं वो लयबद्ध होती थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था सुनने में। फिर मैं उनसे पूछा करती थी कि ये क्या है, तो वो मुझे कहते थे कि ये दोहा है, ये चौपाई है। ये चीज़ें मुझे बड़ी प्रभावित करती थी और धीरे धीरे, जहाँ तक मुझे याद है कि शायद मैं 4th कक्षा में थी जब मैंने एक कविता लिखी। तो इस तरीके से धीरे धीरे, लेकिन बाद में जो एक पूरा जोर पकड़ा लेखन ने, वो मेरा 2016 के बाद से। तो 2016 में जब आपने लेखन पे जोर पकड़ा, तो आपने सबसे पहले क्या लिखा? असल में मुझे पता ही नहीं था कि जैसे कि अभी फिलहाल मैं कभी भी किसी विश्वविद्यालय में या किसी साहित्यिक कार्यक्रम में जाती हूँ, तो हमेशा मुझे लोग समीक्षक डॉक्टर रिंकी के नाम से बुलाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अन्य क्षेत्रों में काम नहीं करती, मैं कविताएं भी लिखती हूँ, मैंने कहानियां भी लिखी हैं और बाकायदा सरकारी पत्रिकाओं में छपी हैं। मेरे रिसर्च पेपर भी यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स में छपे हैं। तो अपना एक साहित्यिक कर्म के साथ साथ मेरा अपना भी लेखन होता रहता है, लेकिन पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि समीक्षक। अब ये समीक्षक कब उभरा, ये मैं कहना चाहूंगी कि 2016 में मैं एक कहानी संग्रह पढ़ रही थी किसी व्यक्ति की, और उसको पढ़ के मेरे मन में विचार आए, वो मैंने लिखा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि पहली प्रकाशित कृति अगर देखी जाए मेरी, वो एक समीक्षा थी और इस तरीके से मैं एक समीक्षक के रूप में उभर गई। तो लोगों ने आपको समीक्षक रिंकी के नाम से बुलाना शुरू कर दिया और उसके बाद से लगातार मेरी कई समीक्षाएं आई और ऐसी आई कि जो बहुत प्रौढ़ लेखक हैं, जो लगभग 90s के से भी ज्यादा उम्र के हैं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये पढ़ के नहीं लगता है इसको, इस समीक्षा को देख के, कि ये एक अदनी सी रिंकी पाठक ने लिखा है। काफी प्रौढ़ लेखन है। आपके लेखन में किन किन विधाओं या किन किन लेखकों के विचारधाराओं का प्रभाव देखने को मिलता है? जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं पूर्वांचल से हूँ, मेरी धरती पूर्वांचल है और मेरी मातृभूमि भोजपुरी है। जहाँ तक मुझे लगता है कि अपनी आंचलिकता को छोड़ के या उससे कट के आप लेखन नहीं कर सकते। आपके अंदर कहीं ना कहीं आपका गांव जिंदा रहता है, आपकी चीजें जिंदा रहती हैं। मुझे एक वाकया याद आता है कि मैं राजस्थान में थी जब, तो एक शिक्षक थे, उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी बोली में पूर्वीपना नजर आता है। और तब शायद शुरुआती दौर था मेरा राजस्थान में, मैं नई नई गई थी
थी तो शायद था पूर्वी पन्ना। तो उन्होंने शायद मुझे इसलिए ऐसा कहा कि शायद मुझे हेय महसूस हो, लेकिन मैंने मेरा दर्द समझा जाए, लेकिन मैंने बड़ी गर्वोक्तियों के साथ कहा कि सर मेरी खून में मेरी जो भाषा है भोजपुरी वो बहती है और वो मेरे रगों में बहने वाले खून की तरह है, तो खून का रंग कभी हरा नहीं होता, वो लाल ही होता है। तो जहाँ तक लेखन का प्रश्न है, मैंने कहानियां लिखी उनमें आंचलिकता का पुट बहुत है और लेखकों में इस वजह से ही मुझे मिथिलेश्वर बहुत पसंद है जो आंचलिकता के लिए प्रसिद्ध है। प्रेमचंद मुझे अच्छे लगते हैं, फणीश्वरनाथ रेणु अच्छे लगते हैं, महेंद्र भीष्म अच्छे लगते हैं। ऐसे बहुत सारे लेखक हैं, किसी एक को मैं पसंदीदा नहीं कह सकती क्योंकि ऐसा कहना अन्य के साथ अन्याय हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक लेखनी जो होती है, जब एक लेखक होता है, जब वो लिखता है तो वो अपने दिल के सारे विचारों को लिख देता है। तो आपके लिए लेखनी क्या है? आपकी अभिव्यक्ति का माध्यम या समाज में बदलाव लाने का जरिया? अभिव्यक्ति का माध्यम तो है, इसलिए कि हमारे अंदर जब एक ऊहापोह उठती है, हमारे अंदर एक भावावेग जगता है, जब हम आवेश में आ जाते हैं तो हमें लगता है कि नहीं अब हमें कुछ न कुछ लिखना है। भावनाएं जब प्रबल होती हैं तब आप और विशेष चीजें दे सकते। तो अभिव्यक्ति का माध्यम तो है ही सही। और दूसरी बात आपने कहा कि समाज में बदलाव लाने का, समाज में, बिल्कुल समाज में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है। अब इस बात में थोड़ा सा मैं और अंतर लाना चाहूंगी कि दर्पण जो होता है वो जड़ होता है, जड़ वस्तु होता है। जड़ वस्तु सत्यता कैसे दिखाएगा? तो मैं ये कहती हूँ कि वो एक मसाल है, जो प्रेमचंद भी कहते हैं, इस बात से इत्तेफाक आप भी रखेंगी कि वो मसाल है जो आगे आगे चल रही है और उस मसाल से देख के हम पीछे पीछे उसके चल, आपको आईना दिखा रहे हैं। आईना दिखा रहे। तो बिल्कुल जैसा हम लिखेंगे, जैसा हम समाज को देंगे, वही समाज हमको देगा। तो इस तरीके से एक कोरिलेशन बनाने के लिए हम एक अच्छा साहित्य देंगे, तभी हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते। जब वो साहित्य आगे आने वाले लोग पढ़ेंगे, आने वाले युवा पीढ़ी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं उसको उसमें अपने समाज का आईना दिखाई देगा। आपकी लेखन प्रक्रिया कैसी होती है? क्या प्री प्लान्ड होती है? आप पहले से प्लान करके लिखना शुरू करती हैं या लिखना शुरू कर देती हैं तब आपके दिमाग में कुछ जो है वो चीजें आती हैं? मुझे ये लगता है कि कभी भी प्री प्लान्ड कुछ नहीं होता है, क्योंकि मैं एक और चीज है कि जो एक लेखक होता है वो बहुत दुखी हो तो बहुत हास रस की रचनाएं लिख सकता है, वो बहुत जब हंस रहा हो तो एक करुण रस की रचना भी लिख सकता है। तो मैं ये नहीं मानती कि प्री प्लान्ड कुछ होता है, लेकिन हाँ ये है वो इतनी ज्यादा आपके अंदर उद्दीप्त हो जाते हैं कि आप लिखने बैठ जाते हैं। मेरे साथ ये है कि मैं जब भी कभी मैं सो रही हूँ, मुझे अचानक से कुछ चीजें याद आती तो मैं तुरंत उसी वक्त, पहले जैसे कि कॉपी पेन हुआ करता था तो मैं तुरंत उससे लिखना बैठ जाती। अब आज के दौर में ये है कि अगर मैं 1 बजे रात में भी जग रही हूँ और मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ चल रहा है, मैं लैपटॉप पे लिखने बैठ जाती हूँ, भले से पूरी रात निकल जाए। एक लेखक का एक जो सोच होती है वो यही होती है कि उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, वो हर समय कुछ ना कुछ नया करने के लिए प्रेरित होता रहता है, लोगों से, समाज से, अपने आसपास की दुनिया से। तो ये एक लेखक का नजरिया होता है कि वो किस तरह से समाज के सामने अपनी लेखनी को, अपने व्यक्तित्व को, जो अपने अंदर जो चल रहा है उसको किस तरह से व्यक्त करता है। तो आपके लिए सबसे कठिन चीज क्या है? सबसे कठिन चरण क्या होता है? किसी विषय को चुनना, लेखन करना या उसका संपादन करना? मुझे ये लगता है कि जैसे कि हम कहते हैं कि एक पुस्तक संपादित आ गई, उसमें हमें ये लगता है कि नहीं भाई, बहुत सारे लेखकों ने लिख के हमें रचनाएं दे दी और हमें बस संपादित करना। कई बार लोगों को लगता है कि नहीं, संपादक होना अपने आप में बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आपको चीजें दी तो उसको लोग पका पकाया माल की श्रेणी से कह देते हैं। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि आपको अपनी जो रचना है, मूल रचना है, जो आपने लिखी है, उसको छपवाने से या उसको समाज में देने से ज्यादा कठिन है एक संपादक। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो बात आप तक पहुंची है, उस बात को आप किस तरीके से समाज के सामने प्रस्तुत करेंगे, उसमें आप कितनी एडिटिंग करेंगे, क्योंकि लोगों को ये भी तो लग सकता है कि आपने उनकी बात कम कर दी, कमतर आंकी आपने उनकी चीजों को। तो एक संपादक के तौर पे कार्य बहुत कठिन है। तो क्या आप जब लिखती हैं तो एक लेखक जब होता है तो वो अलग अलग तरह की शैलियों को आगे लाता है? कोई नारीवाद पे लिखता है, कोई यथार्थवाद पे लिखता है, कोई समाज पे लिखता है, कोई हास्य रस लिखता है। तो आप किस तरह की शैली को फॉलो करती हैं? मेरी जो पीएचडी है वो पीएचडी मेरी यथार्थ पे ही है। मैं बचपन से ही आदर्शवादी रही हूँ, क्योंकि मेरे पिता मानस मर्मज्ञ हैं और मेरी माँ भी बहुत धार्मिक है। हमारे घर पे बहुत सारी धार्मिक रचनाएं हैं। मैं बचपन से ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ, तकरीबन 9 साल की थी तब से। और रामचरितमानस मैंने जाने कितनी बार खत्म कर दी, बाकी अन्य रचनाएं भी। तो जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा ओरिजिन रहा है, जो मेरा बैकग्राउंड है, उस हिसाब से मैं आदर्शवादी हूँ मूल
प्रवृत्ति मेरी। लेकिन जब मैं शोध की तरफ उन्मुख हुई, जब मैंने मेरी पीएचडी की, तो उसमें मैंने यथार्थवाद को चुना। और जब मेरा जो थोड़ा सा मानसिक विकास ज्यादा होता गया, जब मैं समाज में ज्यादा निकली, अलग अलग जगहों पर गई, तब मुझे पता चला कि महज आदर्श को लेके हम नहीं जी, यथार्थ हमारे जीवन का सबसे बड़ा सच है। और उस यथार्थवाद में प्रविष्ट होते ही मुझे यथार्थवादी जगत और यथार्थवादी रचनाएं ज्यादा अच्छी लगने लगी। तो जहाँ तक प्रश्न है कि मैं ये कहूँ कि मैं पूर्णतः आदर्शवादी हूँ, तो मैं बिल्कुल। जहाँ तक नारी विमर्श का सवाल है, तो मैं पूरी तरीके से नारीवादी भी नहीं। मैं ये सोचती हूँ कि किसी भी विमर्श में अगर आप आबद्ध हो जाते हैं तो आप एक जड़बद्ध इकाई जैसे बन जाते हैं। मेरा जो लेखन है उसमें बहुत वेरिएशंस हैं। मैंने कहानियां लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं, समीक्षाएं लिखी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मूल प्रकृति है वो एक आलोचक की है, और वो मुझे पसंद है। आपको आलोचना करना पसंद है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। किसी जिसको जो शैली पसंद हो उसी में आगे बढ़ता है। तो आज के डिजिटल युग में जब लोग एक डिजिटल एरा की तरफ भाग रहे हैं, तो उसमें आप साहित्यकारों की भूमिका को किस तरह से देखती हैं? पहले का जो दौर था, तो पहले ये लगता था कि साहित्य आपको पेट भरने का माध्यम था। प्रेमचंद, लोग कहते हैं कि प्रेमचंद गरीब थे। प्रेमचंद गरीब नहीं थे, वो पैदा जरूर भले गरीबी में हुए थे, लेकिन मरे वो अमीरी में थे। इस बात को प्रोफेसर कमल किशोर गोयनका, जो अभी कुछ दिनों पहले जिनका गोलोकवास हुआ है, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया। तो पहले अमृतलाल नागर, भगवती चरण वर्मा, ये जो भी लोग थे, इन सबको साहित्य ने बहुत कुछ दिया। उन्होंने ना सिर्फ उनको समृद्धि प्रसिद्धि दी, बल्कि समृद्धि भी। लेकिन आज का दौर अलग है। आज अगर आप चाहो कि सिर्फ साहित्य ही आपको पेट भरे, तो वो नहीं होता। जहां तक डिजिटलीकरण से अगर जोड़ के हम देखते हैं हिंदी को, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें आसान हुई है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपसे मेरी बात हो रही, तो पहले ये था कि एक टाइपराइटर है, उस पे धीरे धीरे टाइप किया जा रहा है। लेखक खुद को लिख के अपनी पांडुलिपि पहुंचा रहा है टाइपिस्ट तक, टाइपिस्ट उसे लिख रहा है और उसके बाद फिर वहां तक पहुंच रही है। आज चीजें आसान हो गई। आज हिंदी का साहित्यकार है तो वो प्रोफेसर भी है, लेखक। अच्छा, पहले ये था कि मूल लेखक ही हिंदी वाले ही हिंदी में आते थे। आजकल अन्य भाषाओं के जो इतर फील्ड है वो भी आ रहे हैं, तो विज्ञान वाले भी आ रहे हैं। तो जितने जो लोग वेरिएशंस आ रहे हैं, उस हिसाब से और ज्यादा चीजें बहुत उम्दा होकर हमारे सामने आ रही है। यूनिकोड आ गया, यूनिकोड के आने से हिंदी और आसान हो गई। तो कहीं ना कहीं डिजिटलीकरण ने हिंदी को और आसान किया है और चीजों को सामान्य जन के लिए सुलभ बनाया है। जैसे कि पहले ये होता था कि कोई राजनेता है तो वो अगर हिंदी बोल रहे हैं तो हम बहुत महत्व देते थे कि भाई ये भी हिंदी बोल रहे हैं। लेकिन आज विशिष्ट से लेके सामान्य जन की भाषा हिंदी बनी। आप ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई सा भी आप सोशल मीडिया साइट्स लीजिए, व्यक्ति अंग्रेजी झाड़ने की बजाय हिंदी बोलना पसंद करता है। क्योंकि भारत सरकार ने और हमारा जो भी उत्तर प्रदेश सरकार है, उन्होंने हिंदी को इतना प्रमोट किया, और करना भी चाहिए। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। जिस तरह से उसको पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से उसको दबाया जा रहा था, वो खुलकर सामने आई है, और हम जो है वो हिंदी में ज्यादा बातचीत करना प्रेफर करते हैं। तो लेखन के अलावा आपकी कौन कौन सी रुचियां हैं? बचपन से मुझे जहाँ तक याद है कि मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, और वो चीज आज भी है। मुझे अब भी याद है कि मैं बहुत छोटी थी तब से मैंने उपन्यास पढ़ना चालू कर दिए थे। तो मेरी एक दीदी हैं, अंजू नाम है उनका, तो वो उपन्यास की इतनी शौकीन थी कि मतलब हमारे यहाँ लाइटें नहीं आती गाँव में, तो वो बकायदा लालटेन जला के पूरे घर वाले सो जाते थे तो धीरे से पढ़ती थी, डाइजेस्ट ले जाके। शरद चंद्र को पढ़ती थी और भी कई सारे। तो उनकी किताबें जब वो सो जाती थी तो मैं उठ के पढ़ती थी। तो मोटे मोटे उपन्यास होते थे। लेकिन मुझे इतना नशा हो गया था कि मैं एक एक दो दो दिन में उनको खत्म कर देती। तो सुकून देता है, लेकिन पढ़ना भी पड़ा, और वो आदत मुझे आज तक है। और बाकी मुझे आजकल के जमाने के हिसाब से लोग कहते हैं कि बच्ची को तुअर दाल और चने की दाल में फर्क महसूस नहीं है, अंतर पता नहीं है। लेकिन मुझे कुकिंग बहुत पसंद है और मुझे यात्राएं करना बहुत पसंद है। लिखना तो मुझे बहुत सुकून देता है, और मैंने पूरे भारत में लगभग पूर्वोत्तर को छोड़ के पूरी यात्राएं मैंने कर रखी हैं। यही चीजें हैं। तो जैसे जगह जगह पर लोग आपने यात्राएं की, जितने भी स्टेट्स हैं, जितनी भी जगह हैं, तो उनका क्या कुछ भी पुट जो है वो आपकी लेखनी में आया? कुछ चीजें जो अचानक से मिल जाती हैं जानकारी, जैसे कि मेरे साहित्य गुरु महेंद्र भीष्म सर हैं, तो उनसे जुड़ने से पहले किन्नर विमर्श से मेरा कोई नाता नहीं। लेकिन पिछले 2 साल पहले मैं गई थी उड़ीसा की यात्रा पे। तब मैं एक बस में यात्रा कर रही थी और हमारे साथ एक किन्नर थी जो कि पूर्ण रूपेण किन्नर थी। मतलब वो बनावटी या फिर वो जो एक ट्रांसजेंडर कह सकते हैं वो नहीं थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं कश्मीर में थी और एक मेजा के घर पे काम करती थी। वो ब्राह्मण थे और वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे, अच्छी सैलरी देते थे।
तो तब मुझे ये पता नहीं था एक तरीके से कि मतलब और भी ऐसे काम करते, मुझे ये लगता था तब तक मेरे ज़हन में यही बात थी कि बस ये लोग माँगते हैं और इनको जो दिया जाता है उनसे ही अपना काम चलता है। लेकिन उस दिन मुझे पता चला कि समाज परिवर्तित हुआ है, तो तब मैंने सोचा कि मैं उनके बारे में लिखूँ। और भी ऐसी कई सारी चीज़ें जैसे जानने को मिलती हैं अलग-अलग लोगों से। तमिलनाडु में चिदम्बरम एक जगह है, वहाँ मैं गई और हम तकरीबन 1:30 बजे रात में निकले थे और पैदल 3 बजे तक मंदिर के सामने पहुँचे थे। तो वहाँ पे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, कहाँ खड़े हुए, मंदिर का गेट बंद था और वो सुबह खुलना था, तो आखिर क्या करें? तो अचानक से एक बहुत बूढ़े से बाबा आ गए और उन्होंने कहा कि वो हमारी बात नहीं समझ रहे थे, ना हम उनकी बात समझ रहे थे क्योंकि वो तमिल बोल रहे थे और चूंकि वो बहुत मतलब रूरल एरिया से थे तो उनको अंग्रेजी भी नहीं आ रही थी। मैं सोच रही थी कि भाई मैं कम्युनिकेट करूँ, वो भी पॉसिबल नहीं हुआ। तो फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने इशारे में हमें समझाया कि मंदिर के सामने एक बना हुआ था कि इसमें चले जाओ, उसमें हम गए और वहाँ पे कुछ यंग लड़के थे तो उनको इंग्लिश आती थी, फिर उनसे थोड़ी बहुत बात हुई। एक दो ने बहुत कम उनको भी आ रही थी, बिल्कुल वो तमिल ही बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने हमें अपने बिठाया, इशारे से कॉफी पकड़ा दी, फिर इशारे से बताया कि यहाँ जाके नहा लो। तो जब तक मंदिर नहीं खुला तब तक हम वहाँ रहे, मेरे बेटे को उन्होंने बहुत ख्याल रखा और शादी थी वहाँ, तो पूरे सारे जितने प्रोग्राम कर रहे थे सब हमें बता रहे थे इशारे से। मतलब हमारे कहीं से भी हम दोनों के बीच भाषा माध्यम नहीं बनी, लेकिन जो भाव भंगिमा थी उससे पता चल रहा था कि वो हमें बहुत तवज्जो दे रहे हैं। इन सारी चीजों ने मुझे इतना भाव विभोर कर दिया कि मतलब ये क्या हो रहा है हमारे साथ, हम इस नए शहर में आए, हमें कोई नहीं जानता है और हमने मंदिर में दर्शन किया, बाहर आए तो तब मुझे पता चला कि हिंदीतर जो क्षेत्र हैं उनमें भी ऐसा नहीं है। लोग जो कहते हैं कि भाषा मतलब अलग अलग जो चल रही हैं, बंगाल विभाजन हुआ, ये विभाजन हुआ भाषा के आधार पे, लेकिन वहां पे हमें पता चला कि दिल में अभी भी प्रेम और मोहब्बत जिंदाबाद है। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं कभी चाहती हूँ कि उन चीजों का मैं वर्णन करूँ। तो कहीं ना कहीं आप अगर अलग अलग जगहों पे जाते हैं तो अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं। अगर बहुत बुरे लोग इस दुनिया में हैं तो बहुत अच्छे भी हैं। नहीं, ये दुनिया तरह तरह के लोगों से बनी है और कई ऐसे लोग हैं जो आज भी मानवता को मानते हैं। आपकी नजर में आपका सबसे प्रिय रचना कौन सी है और क्यों? मैंने अभी तक बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखी हैं, बहुत मेरी पांडुलिपियाँ अभी अप्रकाशित हैं और फिलहाल जो एक रचना गई है हिंदी साहित्य विविध विमर्श, वो है भी तो वो पाठकों के लिए नहीं है क्योंकि उसे हम अध्येताओं की श्रेणी को समर्पित करते हैं। वो इसलिए भी क्योंकि उसमें बहुत सारे शोध आलेख हैं। तो अभी अगर मूल कहूँ मैं तो वो मेरी कहानी है बिहारी बाबा, और वो मेरे पिता की कहानी है। हालांकि कई बार लोग स्वीकार नहीं करते, जैसे शेखर पे कहा जाता है, आगे को कहा जाता है कि शेखर एक जीवनी क्या आपकी अपनी रचना है, आपकी अपनी कहानी है। तो शेखर उस बात को खुलेआम नहीं कहते, आगे नहीं कहते कि शेखर मैं ही हूँ, लेकिन हाँ उन्होंने ये स्वीकार किया कि शेखर में मेरा अपनापन कुछ ज्यादा है। लेकिन मैं खुलेआम स्वीकार करती हूँ कि बिहारी बाबा मेरे पिता की कहानी है और वो मुझे बहुत प्रिय है। अपने पिता की चीजों से कुछ खास लगाव भी होता है। हाँ, तो जब पाठक आपकी रचनाओं को पढ़ते हैं तो किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं, किस तरह का लगता है उन्हें आपकी रचनाएं पढ़कर? ताजा तरीन मामला मुझे अभी याद आता है, जैसे पहले बहुत सारे शोधालेख प्रकाशित हुए तो उसमें कुछ आम लोगों के तो नहीं लेकिन प्रोफेसरों के फोन आए कि बड़ा अच्छा लिखा है ये वो। तो तब लगा कि हम एक शोधार्थी हैं, लेकिन आपको एक शोधार्थी होने के बावजूद एक विश्वविद्यालय का प्रोफेसर या फिर किसी विभाग का विभागाध्यक्ष, संकाय अध्यक्ष आपको आगे होके फोन करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि इतनी कम उम्र में हमने इतने परिपक्व लोगों का मतलब समर्थन प्राप्त किया है। और अभी जैसा कि मैंने आपको बताया बिहारी बाबा मेरी पसंदीदा कहानी है, उस कहानी को पढ़ के एक बहुत वयोवृद्ध लेखिका ने मुझे फोन किया रात के तकरीबन 10:30 बजे और उन्होंने कहा कि मेरी बात डॉक्टर रिंकी से हो रही है। मैंने कहा जी मैम। तो मैंने आपकी कहानी पढ़ी और मैं खूब रोई और मुझे लगा कि तुमने मेरी कहानी लिख दी। और यही सिचुएशन मेरी साहित्यिक बहन है, सीमा मधुरिमा नाम है उनका, आपके लखनऊ की हैं। उन्होंने भी कहा कि रिंकी ऐसा लग रहा है कि तूने मेरी कहानी लिख दी। कई लोगों ने मुझे फोन किया। तो कहीं ना कहीं रचनाएं कुछ ऐसी होती हैं जिसमें लगता है कि हमारा निजीपन या हमारा अपनापन कुछ ज्यादा है। प्रतिक्रिया मिली तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और ये लगा कि नहीं, हमारे साथ जो घटित हुआ है किसी और के साथ भी हो सकता है। और इस तरीके से मुझे लगा कि नहीं, मैं अच्छा कर रही हूँ और मुझे बड़ा बल। नहीं, एक लेखक के लिए जब जब उसके जो पाठक होते हैं, जब वो
एक अच्छी प्रतिक्रिया देते हैं तो दिल को बहुत सुकून मिलता है। जी। तो इसी सब को ध्यान में रखते हुए आप भविष्य में किस तरह की रचनाएं करना चाहती हैं, किस तरह की किताबों को लिखना चाहती हैं? जैसे कि मैं बताया आपको कि मैं कविताएं लिखती हूँ, कहानियां लिखती हूँ, शोधा लेख लिखती हूँ, लेख लिखती हूँ, लेकिन मेरा जो मूल रूप है मेरा वो आलोचक ही है। तो आलोचना मुझे बहुत पसंद है और जैसा कि आप स्वयं भी परिचित होंगी इस बात से कि हिंदी में आलोचना कर्म बहुत कम इस मामले में कि महिलाओं के हिसाब से, जैसे कि पुरुष आलोचक तो बहुत से रहे हैं, नामवर सिंह जी रहे हैं, अगेय को भी कह सकते हैं एक तरीके से आलोचक, और बाकी रामविलास शर्मा, बाकी जितने भी हैं बहुत सारे लोग रहे, लेकिन स्त्रियों का ज्यादा वर्चस्व नहीं रहा इस क्षेत्र में। डॉक्टर निर्मला जैन थी जिनका अभी 2 दिन पहले देहांत हुआ, तो बहुत सारे लोग नहीं रहे। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये जो एक बहुत लंबी सी खाई है कि स्त्रियां आलोचना कर्म उनका ज्यादा बेहतर नहीं होता। किसी एक बहुत बड़ी लेखिका ने कहा था कि स्त्री आलोचक हो ही नहीं सकती क्योंकि अपनी मूल प्रकृति उसकी ये है कि वो भावुक होती है। तो इन चीजों को, ये जो मिथक जैसे हैं, मैं इनको तोड़ना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं आलोचक के तौर पर प्रतिष्ठित हूँ। बाकी कहानियां तो है ही सही, और कविता के लिए मैं ये कहती हूँ कि मैं भावना प्रधान नहीं हूँ, मैं बुद्धि तत्व प्रधान हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ा झूठ हो सकता है क्योंकि स्त्री तो भावना प्रधान ही होती है। तो मैं मना नहीं कर सकती कि मैं कविताएं नहीं लिखूंगी, लेकिन मूल मेरा जो फोकस है वो कथा साहित्य है, आलोचना और कथा साहित्य। तो आज के आने वाले जो युवा लेखक हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? युवा लेखकों से के अलावा जो और भी लेखक हैं, जो बीच की कड़ी के हैं, जो प्रौढ़ और युवा के बीच के हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि लिखने से बेहतर है कि जो पहले से उपलब्ध साहित्य है उसको पढ़ा जाए। क्यों? क्योंकि जहाँ तक बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब तक आप बहुत सारी किताबें नहीं पढ़ सकते, आपके मन में विचार नहीं आएंगे, विचार नहीं आएंगे तो आप क्या देंगे समाज? तो जो भी युवा लेखक है, मैं उनसे ये कहना चाह रही हूँ, पहले लिखो मत, पहले आप बहुत सारा पढ़ो ताकि आपके पास विचार आए, उन विचारों को आप फिर मूर्त रूप दे सकते। क्यों? क्योंकि जब आप बिना जाने बिना विचारों के लिखते हो तो आधा कच्चा सामान परोस देते हो। अब आजकल क्या है कि जैसा मैंने आपको बताया, यथार्थवादी दौर है। यथार्थवादी दौर में वो इतना अति यथार्थ रूप परोस दे रहे हैं कि वो प्रकृतवाद जैसा लगने लगा है। अब जैसे मैं आपको बताऊं यथार्थ और प्रकृतवाद क्या है। यथार्थ का मतलब होता है, कई लोग कहते हैं यथार्थ मतलब यथार्थ जैसा है वैसा दिख रहा वो यथार्थ है, लेकिन हमारे साहित्यिक रूप में, साहित्यिक जो बातें उनमें यथार्थ अलग है। यथार्थ का मतलब होता है जो सच है उसको लेखक दिखा रहा है, लेकिन उसमें कल्पना तत्वों का भी उसने समावेश किया है। मतलब कि जो जैसा है उसको वैसा नहीं लिखना है, उसमें आपको अपने कल्पना को भी भरना है ताकि वो चीजें बाहर जाएं तो उनको पाठक आत्मसात कर पाए। लेकिन आज का जो लेखक है, आज का जो लेखन है, वो लेखन ऐसा है कि वो अति यथार्थ की तरफ, मतलब प्रकृतवाद की तरफ वो इतना नग्न हो गया है कि मतलब आप उसे पूरी तरीके से एक आम पाठक आत्मसात नहीं कर सकता। मैं ऐसे लेखन की पुरजोर विरोधी हूँ और मैं अधकचरा लेखन की पुरजोर विरोधी हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप सच में परिपक्व हैं तो लिखें, लेकिन अगर आपके अंदर कमी है, आपको महसूस हो रहा है, लोग आपको एहसास करा रहे हैं, तो आपसे मांगती हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि आप पीछे हट जाएं ऐसे लेखन को। और वो लेखकों के अलावा उनके जो सहयोगी हैं या फिर जो उनके पाठक हैं, उनसे भी प्रार्थना है कि ऐसे लेखकों को आप दरकिनार करें, उनको खुलेआम आप लिखें, सोशल मीडिया पे लिखें, उनको ईमेल करें, उनको व्यक्तिगत बताएं कि भैया माफ कीजिए, आपकी रचनाएं आप अपने तक रखिए, समाज को न लीजिए। आप समाज में कुछ ऐसा दीजिए जो समाज जिससे आगे बढ़ सके, लेकिन समाज को वो मत दीजिए जिससे समाज कुछ और हो जाए। ऐसे अधकचरा लेखन को मैं नमन करती हूँ कि वो अपने तक ही सीमित रखें, पढ़ें फिर लिखें। हाँ। आज का यह साक्षात्कार हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित किया गया है, तो आप हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि मैंने सुना है, मतलब मेरे जो साहित्यिक गुरु हैं महेंद्र भीष्म सर, वो खुद ही बहुत सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं। तो जब उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर रूपल अग्रवाल मैम और डॉक्टर हर्षवर्धन सर, इन्होंने कितने सारे काम किए हैं, सामाजिक सरोकारों से जुड़े व्यक्ति हैं, इस जमाने में मुझे ऐसे व्यक्तित्व से मिलकर बड़ा अद्भुत आश्चर्य होता है कि आप एक अंग्रेजी साहित्य के विद्यार्थी हैं और आप खुद बहुत परिपक्व और अच्छा है आपका, मतलब हर एक विषय पे आपका कमांड अच्छा है, लेकिन आप हिंदी भाषी लोगों के लिए काम कर रही हैं तो बहुत आश्चर्य होता है। दूसरी चीज ये कि आप सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई हैं, आपने बहुत सारा सामाजिक कार्य किया है, लेकिन उसके अलावा मैं आपको जब काम में वेरिएशंस देखती हूँ तो मुझे बड़ा अति प्रसन्नता होती है कि स्त्री हो के और आपने इतने सारे
जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर ढोने का प्रयास कर रही हैं, तो ये बड़ा सराहनीय है आपका प्रयास। और दूसरी चीज कि आप साहित्यकारों के लिए जो कर रहे हैं, क्योंकि आज जो है ये हो गया है कि हर एक क्षेत्र में लोग एक दूसरे के टांग खींचने में लगे, कोई किसी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता। लेकिन आप हिंदी साहित्य से आपका कोई संबंध नहीं है, आपका साहित्यिक कर्म नहीं है कोई, लेकिन आप फिर भी साहित्यकारों को जिस तरीके से आप हमेशा उनका सम्मान करती हैं, अलग अलग तरीके के आप साहित्यिक कार्यक्रम करती हैं, सामाजिक कार्यक्रम, तो ये सारी चीजें जो आपको एक बहुत बड़ा मतलब एक वेरिएशन के साथ आपने जिस तरीके से अपने आप को एकदम दिखा रखा है समाज के सामने, जैसे आप प्रस्तुत कर रही हैं, ये आपका प्रयास बहुत स्तुत्य है। और हेल्प यू एजुकेशनल ट्रस्ट को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आप ऐसे ही नित नई हमेशा रूपल अग्रवाल में ऊर्जास्वित रहें और ऐसी कार्य हमेशा समाज के लिए करती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रिंकी जी, आपके इतने बहुमूल्य समय के लिए। हमारा ऐसा मानना है कि साहित्यकार ही समाज का आईना होते हैं और वही समाज की सही दिशा समाज को दिखा सकते हैं, जिससे आने वाली युवा पीढ़ी भी लाभान्वित हो सकती है। आपके इतने सुंदर विचारों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली एम्पावर्ड वुमेन सीरीज में बहुत ही जल्द। नमस्कार।